हेलो स्टूडेंट्स, एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इंटीग्रल्स। इन दिस वीडियो, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। एक्चुअली इट इज़ अ मेथड, ये एक मेथड है इंटीग्रेशन को करने का, उसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल को करने का। ये थोड़ा बड़ा मेथड है और इसको आप एक तरह से फंडामेंटल मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो बेसिक्स हैं, कहाँ से शुरू होता है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये जो मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये जो मेथड आपके सामने में है वो क्या होता है उसको हमें डिस्कस करना है। ये बहुत ही फंडामेंटल मेथड है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के लिए ये जो लिमिट ऑफ अ सम मेथड है ये बहुत ही बेसिक मेथड है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, देखिए, इससे आप फिर अपने आप पता भी कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है। देखिए, आपको करना क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने कोई कर्व बनाया, ठीक है, तो कर्व हमारा फंक्शन से रिलेटेड होता है, फंक्शन से डिनोटेड होता है। जैसे y जी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो आपने जैसे y जी इक्वल टू एफ एक्स लिया और आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है a और b दो वर्टिकल लाइंस के बीच का, ठीक है। तो वो क्या दे जाएगा, वो दे जाएगा एरिया। ये जो जितना भी एरिया है ये इस कर्व से, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच जितना भी एरिया आ रहा है वो हमें इंटीग्रेशन करने से, मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट करा दें a टू b तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो लेट अस डिनोट इट बाय a। यहाँ पर a टू b ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, और यहाँ पर आपको एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जब आप इवेलुएट कराते हैं तो ये आपको एरिया अंडर द कर्व, इस वाले कर्व के ओवर द एक्स एक्सिस एंड इन बिटवीन दीज टू वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वो मिल जाता है। तो यही इसी चीज को हम जो है यहाँ पर इस मेथड के अंदर एज द लिमिट ऑफ सम मेथड के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पर पहले जो हमें जैसे इसको इंटीग्रेट करना है तो a टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसको हमें इंटीग्रेट कराना है। तो इसके लिए वो जो इसका प्रोसीजर है वो ये है कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h और यहाँ पर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 और h, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट ऑफ सम मेथड, लिमिट ऑफ एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड जब लगाते हैं तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझिए तो ये जो लेंथ है, ये जो वर्टिकल लाइन है, उसकी जो लेंथ होगी वो हमारा एफ ए से डिनोटेड होगा, ठीक है। और h टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत ही स्मॉल विड्थ का उन्होंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर हमने इसकी विड्थ, ये देखिए इसकी विड्थ हमने अगर h माना हुआ है तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगला पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से इसकी लेंथ निकाल रहे हैं और ये विड्थ इसकी h है। तो हम बेसिकली यहाँ पर इनको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट रहे हैं और उनका एरियाज निकाल करके उनके सम हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए h विड्थ है जो कि सब में है और एफ ए उसकी लेंथ हो गई
ये पहले वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, दूसरे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस एच, क्योंकि इसकी लेंथ एफ ए प्लस एच से आएगी, इसकी एफ ए प्लस टू एच से आएगी, एफ ए प्लस थ्री एच से आएगी, इसकी इन सभी की लेंथ इस तरह से आएगी। तो हमने क्या किया, ये जो एरिया है उसको हमने बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगल्स में बांट दिया और उन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल करके हम ऐड करा रहे हैं। तो बेसिक मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये जो एज द लिमिट ऑफ अ सम है, तो यहाँ पर देखिए ये लिमिट है और ये सम है, तो इसीलिए एज द लिमिट ऑफ अ सम हो गया ये इस मेथड का नाम। लेकिन आपको मिलता जो है वो ये है कि ये पूरा इंटायर एरिया दे जाएगा अंडर द कर्व एंड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आपने अभी समझ लिया कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड है क्या बेसिकली। अब हम देखते हैं कि हम इसमें करते क्या हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को देखते हैं जो कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें जो है हमें ये सभी तो चलिए फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है, पर यहाँ पर दो अननोन्स आए हैं, एक है h, दूसरा है n। ठीक है, तो h और n किस तरह से रिलेटेड हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर nh जो है वो b माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, NH इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ NH। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। h टेंडिंग टू 0 है वो तो रहेगा ही, बाकी आपको लिमिट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी लग सकता है। इनके अलावा हमारे पास जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या होगा, तो यहां पर अगर आप देखिए तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस वन तक ही करना है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n माइनस वन इंटू एन और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, ये समझ में आ गया। तो पहला ये हमें रिक्वायरमेंट होगा जब हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर्स हो गया। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स, इसकी भी जरूरत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या जरूरत होगी, या फिर कहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, और ये n माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाता है n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन और अपॉन में आ जाता है 6। ठीक है, यह फॉर्मूला भी आपको याद करना है। तीसरा फॉर्मूला है, ये सभी आपने 11th क्लास में करे हुए हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स। ये क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन बाई 2, और इसका फिर होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n जो जीपी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जीपी में हमारा क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन और ए आर पावर n माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, ए आर पावर n माइनस वन
अपॉन r माइनस 1, ठीक है, ये है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो लिमिट हमने किया नहीं है 11th क्लास में, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1। अब ये आप मॉडिफाई कर लीजिए अपने हिसाब से। मान रखिए कि हमारे पास जो आएगा उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो तो रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 h बाय ई एच माइनस 1, ठीक है। तो अगर ये भी है तो भी 1 ही होगा, क्योंकि ये देखिए अगर आप x टेंड्स टू 0 x को अगर h से रिप्लेस कराएंगे तो यही मिलेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, और 1 का रेसिप्रोकल हम सबों को पता है कि 1 ही होता है, तो इसीलिए ये 1 हम लेंगे इसको, ठीक है। तो इतने चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें, और जो मेन फॉर्मूला है वो तो हमें ज़रूरत होगी ही, मेन फॉर्मूला हमें इसकी ज़रूरत हमेशा होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास जो भी लिमिट्स वगैरह की ज़रूरत होगी, अगर ऐसे तो होगी नहीं, अगर होगी तो वो हमें पता होता है, वो हमने किया हुआ है। बाकी हमने ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का नहीं किया था इसका, तो हम जो है ये सीख लेते हैं, ये याद कर लेते हैं। बाकी ये सम ऑफ जीपी भी किया हुआ था हमने, और ये भी हमने स्पेशल सीरीज में किया हुआ है क्लास 11th में 9.4 जो वहाँ पर एक्सरसाइज है उसमें एनसीईआरटी का, उसमें हमने ये सारे किए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इनको फिर से एक तरह से रिकैप किया, हमने देखा कि ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, और एन एच बी माइनस ए हमें पता है। तो जब भी आप लिमिट इवेलुएट कराएंगे उससे पहले आपका जितना भी एन माइनस एच वहाँ पर सीक्वेंस बनेगा उसको हमें बी माइनस ए से रिप्लेस कराना पड़ेगा। वो हम जो मेथड इसमें इन्वॉल्व है वो मेथड अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। Let us take first question as find the following integral as the limit of sum, limit of a sum। यहाँ 1 से 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया हुआ है। देखिए इसमें आप बढ़ेंगे कैसे, इसमें प्रोसीड आप कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो है i इज इक्वल टू, आप ये ले लीजिए 1 से 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, b इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब b है 3, a है 1, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रही बात। तो एन एच आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये 2 से हमें 2 से एन एच वाले जितने भी इंस्टेंस होंगे उनको हमें रिप्लेस करने की जरूरत होगी। अभी हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ एक्स अगर देखें आप तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इससे हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें एफ ए यानी कि F1 निकालना होगा पहले। F1 जो है वो इसमें अगर हम डालेंगे एक्स स्क्वायर, x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर F1 प्लस एच डालना है, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला अगर ध्यान दिया होगा तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच, तो a प्लस एच ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये समझ में आ रही बात। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। अगर सिंपली इसको देखें तो ये है 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आया, F1 प्लस एच का। इसी तरह से F1 प्लस 2h का भी निकालना होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर इसी तरह से हम लाइकवाइज बढ़ते रहेंगे तो हमें F1 प्लस n माइनस F1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की एक वैल्यू मिलेगी, वो है 1 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 एच प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 एच प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 3, 1 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, बाहर h, फिर यहाँ पर f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस f1, ये प्लस यहाँ पर सोन कर लीजिए, और फिर 1 प्लस एन माइनस 1h, यही होगा, और ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर वैल्यूज लिखिए। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h, f1 जो है वो है 2, f1 2 के बराबर है, ये देखिए आप, f1 इज 2। फिर f1 प्लस h इज 2 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 2h प्लस 2 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस f1 प्लस h की वैल्यू। f1 प्लस 2h की वैल्यू ये है, इसको लिखेंगे 2 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। फिर सोन प्लस ये लास्ट आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 एच प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h, ये देखिए आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ये सो ऑन है, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 2 जो है, ये कितने 2 हैं? ये 2 हैं n टाइम्स, ठीक है, ये n टाइम्स हैं। प्लस यहाँ पर देखिए 2h 4h, तो 2h प्लस 4h प्लस सो ऑन। लास्ट में देखिए ये 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 h, ठीक है। ये बड़ा क्रूशियल है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये जो 2n माइनस 1 है ना, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम इन सब में से क्या कॉमन लेंगे, ठीक है। h तो आ ही रहा है सब जगह, देखिए आप, और हमें साथ में यहाँ पर 2 भी एक्स्ट्रा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, h हम कॉमन ले लेंगे। इससे जो nth टर्म है, इसको लिखने का एक बड़ा बेनिफिट है, इसलिए आप nth टर्म जरूर लिखिए। और फिर यहाँ पर प्लस h स्क्वायर है, जो बचे हुए हैं h स्क्वायर, फिर 4h स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए nth टर्म बड़ा हेल्पफुल होगा। कैसे? ये हमें ये बताएगा कि हम जो बाकियों को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए लास्ट में क्या आया है, n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर आया है ना, तो इसका मतलब है कि हम बाकियों को भी स्क्वायर के टर्म में लिखें। अब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। जबकि हम 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे। इसका अगला होता तो हम 3 स्क्वायर लिखते, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेप पे बड़े ध्यान से आप कंसंट्रेट कीजिए और इसमें देखिए कि कैसे आपका nth टर्म यूज़ हो रहा है टू डिसाइड कि हम क्या कॉमन लेंगे या हम कैसे उनको किस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 अगर n टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इफ एडेड फॉर n टाइम्स, तो इट विल गिव अस व्हाट, 2n plus. Now what can we take common? 2h from each term we can take common. So 2h will be taken as common. What will be left there? Here in the first term it will be 1, in the second term it will be 2, and in the
nth term, it will be n minus 1. Fine, no problem with it. Then plus, now what will we take as a common from these terms? H square can be taken as common and we will left with 1 square. 4 can be written as 2 square and it is decided on the basis of this. अभी बताया आपको, क्योंकि ये n minus 1 स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ पर बाकियों को भी इसी के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम n minus 1 में स्क्वायर में ज़्यादा मैनिपुलेशन करेंगे नहीं, कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमें ऐसा करना होता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब जो है हमारा काम ये हो गया कि अब वो जो फॉर्मूले हमने किए हैं n minus 1 के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 टर्म्स नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया, ये 2n इज ओके, यहाँ पर 2h. ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या सम लेना था, n minus 1 इंटू n बाय 2, और जबकि ये h स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लेना है n minus 1 n और 2n minus 1 अपॉन में यहाँ पर 6 लेना है. ठीक है, तो ये इसका सम आ गया. h स्क्वायर हमने कॉपी किया, बाकी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n minus 1 स्क्वायर का सम है n minus 1 इंटू n इंटू 2n minus 1 बाय 6. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली हम काम करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है. ठीक है, उसके बाद ये जो h है उसको अंदर हम कर देंगे तो ये 2nh हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये h जब हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, पर हम वहाँ रुकेंगे नहीं. सबसे पहले एक काम कीजिए कि ये दोनों 2 कैंसिल हो रहा है तो करा दीजिए. ठीक है, अब हमारे पास ये h अब यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये h जब जैसे ही यहाँ लेके आएंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो अब 2 h हो गए, एक h एक इंटू h. ठीक है, तो हम एक h से इस वाले फैक्टर को और दूसरे h से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं टू ऑब्टेन nh माइनस h और दूसरा वाला भी nh. ठीक है, अब यही काम हम इस टर्म के साथ भी करने जा रहे हैं. यहाँ पर जब हम ये वाला बाहर वाला h इसके साथ इंक्लूड कराएंगे तो हमें h क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, इन तीनों पे हम h को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइक दिस वन, nh माइनस h पहले वाले के लिए, दूसरा वाला nh हो जाएगा, तीसरे वाला 2nh माइनस h आ जाएगा. ठीक है, अपॉन में 6 है तो वो रहेगा ही. उस न्यूमरेटर को हम अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 है. फिर हमने जो है यहाँ पर nh की वैल्यू निकाली थी 2. ठीक है, तो ये हम पहले डालेंगे, तो यहाँ पर 2 डाल दिया, nh की जगह पे यहाँ पर 2 डाल दिया, तो ये 2 इंटू 2 हो गया. ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद इस वाले के पास भी हम 2 डाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये 2 आ गया, और 2 माइनस h हो जाएगा. ठीक है, और इंटू में भी 2 हो जाएगा. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. फिर ये भी 2 माइनस h हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 और माइनस h अपॉन में 6 हो जाएगा. ठीक है, यहां तक कोई समझने में भी दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं. अब नेक्स्ट है कि हम h की वैल्यू लगा दें. h टेंडिंग टू 0 है ना, तो हम h टेंडिंग टू 0 अब लगा देते हैं इसमें. देखिए जब आप h टेंडिंग टू 0 लगा देंगे तो ये तो 4 रहेगा, ये जो है 2 माइनस h तो 2 ही रह गया, और क्योंकि h 0 है 2 तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये भी प्लस 4 आ जाएगा. ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, इंटू 2 तो 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 4 माइनस 0 तो 4 आ गया, तो 4 इंटू 4 16 आ गया. 16 बाय 6 तो हम उसको 16 बाय 6 लिख दें या 8 बाय 3 लिख दें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब ये 4 4 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, प्लस 8 हो गया तो 32 बाय 3, और इसका आंसर आ गया. ठीक है, 32 बाय 3 इज द आंसर. जब हमने यहाँ पर इनको जो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ था, जब हमने उसको इंटीग्रेट किया एज
द लिमिट ऑफ सम, तो हमें जो है 32/3 आंसर मिला। ठीक है, अब इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें काम नहीं करना है, इसमें हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करते हैं जैसे हम इंडेफिनेट के लिए करते हैं। हम अभी ये भूल जाते हैं कि हमें 1 और 3 भी कुछ चीज़ दिया हुआ है। तो हम x² + 1 का जब कराएंगे तो ये हो जाएगा x³/3 प्लस 1 का x हो जाएगा। अभी हमें c लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इवेलुएट करने का तरीका मैं एक तरह से आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो आप इनके जो लिमिट्स हैं उनको भूल जाइए। पहले आप इनको लिमिट्स को भूल करके जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं आप बिल्कुल उसी तरह से कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो ये आ गया x³/3 क्योंकि x² है और 1 का x हो गया। फिर यहाँ पर अब लिमिट को याद कीजिए, 1 और 3 है, 1 और 3 यहाँ डाला। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हम इस 3 पे ये जो फंक्शन आया है ना इंटीग्रेशन के बाद, इंडेफिनेट इंटीग्रल के प्रोसीजर के बाद, तो वो हमारा x³/3 है। तो हम 3 डालेंगे तो 27/3 हो जाएगा। 27/3 होता है 9 और ये x तो +3, तो 9 + 3 तो 12 हो गया। ठीक है बात। और फिर हमें माइनस कराना है 1 पे इसकी वैल्यू निकाल के। 1 पे हमें आएगा 1³/3 यानी कि 1/3 प्लस 1 तो 4/3 हो गया, तो -4/3 हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो ये देखिए 36 - 4 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है और अपॉन में 3। यही हमारा आंसर अभी भी आया है। तो हम जो है इनको जितने भी ये बड़े मेथड हैं, लंबे मेथड हैं, तो जब भी आपको कोई लंबा मेथड वाला क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हमारे पास फॉर्चुनेटली एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है जिससे कि आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आंसर आया है जो हमारा वो करेक्ट है कि नहीं। तो अभी आप देखिए यहाँ 32/3 आया है ना आंसर, और हमने जो अभी वेरीफाई किया था उसमें भी हमें 32/3 ही आया है। देखिए, तो इस तरह से आप हमेशा इसको जो भी आउटकम आया है, जो भी आउटकम आएगा आपको, यू कैन ऑलवेज वेरीफाई इट। तो ये हमने आज जो है ये इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम मेथड किया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे इसका। आज का दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ऑब्वियसली हम टॉपिक ही वही कर रहे हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से रिलेटेड होंगे, एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a = -1 है, b = 1 है, fx = ex दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पर f-1 निकालना होगा, तो ये आ जाएगा e-1। ठीक है, फिर f-1 + h निकालना होगा, तो ये -1 + h हो जाएगा। फिर f-1 + 2h निकालना होगा, तो इफ ये हो जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर ये सो ऑन लगा दीजिए और फिर आप इसको nth टर्म के लिए निकालिए, तो f(n-1h) पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी e-1 n-1h। ठीक है, नाउ integrating as the limit of a sum। ठीक है, यहां पर आ जाएगा -1 1 ex dx = लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h। यहाँ पर क्या होगा f-1 प्लस f-1 + h प्लस f-1 + 2h प्लस सो ऑन प्लस f-1 + n-1h। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, h f-1 की जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है वो है एक्सपोनेंशियल -1 प्लस ये है एक्सपोनेंशियल -1 + h प्लस एक्सपोनेंशियल -1 + 2h प्लस सो ऑन प्लस
एक्सपोनेंशियल -1 प्लस n-1h। ठीक है, यही आया है ना हमारे पास, ये देख लीजिए आप। फिर हम यहाँ पर और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको, तो उसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है हमारे पास, h है, एक्सपोनेंशियल -1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -1 इंटू एक्सपोनेंशियल h प्लस एक्सपोनेंशियल -1 इंटू एक्सपोनेंशियल 2h प्लस सो ऑन प्लस एक्सपोनेंशियल -1 इंटू एक्सपोनेंशियल n-1h। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पर सब जगह से आप एक्सपोनेंशियल -1 कॉमन ले सकते हैं पूरी तरह से, और उसको आप बाहर भी कर सकते हैं। तो h एक्सपोनेंशियल -1 बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल h प्लस एक्सपोनेंशियल 2h प्लस सो ऑन प्लस एक्सपोनेंशियल n-1h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप देखिए तो ये क्या है, आप बता सकते हैं क्या? यहाँ पर 1 है प्लस एक्सपोनेंशियल h है प्लस एक्सपोनेंशियल 2h है प्लस सो ऑन है प्लस एक्सपोनेंशियल n-1 इंटू h है। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनको जो टर्म्स हैं ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी कि ये एक क्या है, जीपी है। ठीक है, जीपी है और उसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो EH है, तो हम यहाँ पर EH पावर n लिखेंगे क्योंकि देयर आर n टर्म्स देयर, -1 अपॉन r, r हमारा EH है और r-1 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था उनमें से पहले तो ये देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, h के नीचे हम ये ले आते हैं EH-1 लगा के, एक्सपोनेंशियल -1, ये -1 है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल -1 को हम यहाँ साइड में लिख देते हैं और इनटू में एक्सपोनेंशियल NH की वैल्यू तो हमने अभी नहीं निकाली है। ठीक है, तो NH की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। NH की वैल्यू क्या निकलेगी, तो वो होता है b माइनस ए, है ना। तो हम यहाँ पर NH इज इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि 1 माइनस -1 यानी कि कितना, 2। ठीक है, तो NH हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर हम NH की जगह पे 2 लिख देंगे। यहाँ पर जो NH आया है उसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो e² हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पर अभी आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाई EH-1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इंटू e-1 इंटू e² -1 विल बी देयर। जब आप इसको पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 का कोई खास मतलब नहीं है, e-1 e पावर -1 एक्सपोनेंशियल -1 और ये एक्सपोनेंशियल 2 है, तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और माइनस एक्सपोनेंशियल -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब अगर हम वेरीफाई करें तो हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है -1 से 1 EX dx को इंटीग्रेट करने के लिए। तो EX का इंटीग्रेशन तो EX होता है अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल वाइज करें तो, और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और जब आप अपर लिमिट पहले लगाएंगे फिर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब e पावर 1 का कोई खास मतलब नहीं है, आप उसको e लिख सकते हैं और माइनस e-1। ठीक है, इस तरह से हमने आज का ये दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, यहाँ पर ये एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, a का a ही है मीनिंग, b का b ही है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर NH जो है वो b माइनस ए ही हो जाएगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। fx जो है वो x के बराबर है, इस हिसाब से fa जो होगा वो a के बराबर होगा। fa plus h will be a plus h only, right? फिर fa plus
2h विल बी a प्लस 2h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है आपके पास सो ऑन, और f a प्लस n माइनस 1h की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि एफ एक्स एक्स के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग एज द लिमिट ऑफ अ सम वी गेट। तो यहां पर क्या है कि a टू b एफ एक्स ना, तो ये x के बराबर है, dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ पर एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h। कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए जो है वो a के बराबर है, a प्लस h के बराबर है, a प्लस 2h के बराबर है, सो ऑन। और यहां पर a प्लस n माइनस 1h विल बी देयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। फिर ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। फिर ये h यहां पर अब रीग्रुपिंग करते हैं हम, तो ये देखिए a सभी जगह है, तो हम a प्लस a फिर प्लस इन सो ऑन्स में भी a होंगे, तो हम सो ऑन्स एंड a, ठीक है। प्लस यहां पर h, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो h प्लस 2h प्लस सो ऑन, और प्लस n माइनस 1 इंटू h। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जो है ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 है, h है। अब बताइए a जो है अगर हम n टाइम्स ऐड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो n इंटू a मिल जाएगा, प्लस इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं वो इस टर्म से पता चलेगा, तो वो हम h कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि n माइनस 1 है और कोई कांस्टेंट दूसरा है नहीं हमारे पास, यानी कि h ही हमारे पास यहाँ पर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, सो ऑन, और यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। लास्ट टर्म से nth टर्म से हमें ये पता चल जाता है हमेशा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस h को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो NH इंटू ए प्लस ये NH हो जाएगा, ये एक्चुअली n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ये h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 है, तो ये n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होता है, इनका सम हमने अभी करा था, फॉर्मूले याद करने हैं आपको, याद कर लीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, या फिर याद होगा भी ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें NH की वैल्यू डालनी होती है, तो NH है हमारे पास b माइनस ए, ठीक है, ये a आ जाएगा, प्लस h स्क्वायर के साथ हमें क्या करना है, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, एक h इसके इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है, और दूसरे h को हमें इससे, तो ये आ जाएगा NH माइनस h, और ये दूसरा वाला NH आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब NH जहाँ पर भी आया है वहाँ पर b माइनस ए तो लिखना ही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस ए इंटू ए प्लस यहाँ पर भी b माइनस ए माइनस h, तो ये तो इस वाले फैक्टर के लिए हुआ, ठीक है। फिर NH इस वाले के लिए भी b माइनस ए आएगा, और अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली h हमारे पास सिर्फ इस पे यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो
अब हम यहाँ पर इसको इवेलुएट करा लेते हैं। तो ये क्या क्या आ रहा है वो देखना है। तो b, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ये है b माइनस ए होल b माइनस ए माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, ये 2 ऊपर वाले का है, ठीक है। तो ये b माइनस ए इंटू माइनस एच है, तो b माइनस ए ही है ये, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। लेट अस टेक द एलसीएम, इट विल गिव अस 2ab माइनस 2a स्क्वायर व्हेन वी विल टेक एलसीएम, और ये जब हम ओपन कर देंगे तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab या ba कह लीजिए और होल अपॉन 2 भी है, ठीक है। 2ab और माइनस 2ab विल कैंसल एंड यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। यहाँ पर b स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर माइनस ए स्क्वायर और बाय 2 लिख देंगे, ठीक है। चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पर a से b दिया हुआ है, x dx दिया हुआ है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद x का जो इंडेफिनेट के तरह इंटीग्रेट कराएंगे तो हमें यही आता है। यहाँ पर a b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। जब हम अपर लिमिट पे एक्स स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो वो b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस a जब डालेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और अगर आप देखें तो जो आंसर आपका आया है वो भी वही है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 है। यहाँ पर भी आप एलसीएम जब लेंगे तो आपको यही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसको कि लिमिट एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम मेथड कहते हैं, वो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके 3 क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आईसीएससी या एनआईओएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस जो हमने आज जो 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको करिए। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, आपको ये आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है ये, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है ये, अगर आप ध्यान से करेंगे और सीक्वेंस वाइज करेंगे तब। फिर अगली क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही कुछ और करेंगे, जिसमें कि हम जैसे अभी तो हमने सीख लिया कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम उसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे, उनका लिमिट्स पे क्या असर पड़ता है। ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ and be very well prepared for the examinations. Examinations are coming and it is knocking at the door, you can say. Thank you. Thanks a lot.